वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2024 और 15 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार मिला और भारत जापान ने सहयोग काइजिन नामक संयुक्त अभ्यास किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलेगी और मिलती ही रहेगी। और आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी के दिन अपने बनाते हैं भारतीय सेना दिवस। तो सभी विद्यार्थियों को भारतीय सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की क्लास अपने स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो ये चीन देश ने। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? चीन के अंदर। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? तो रिद्धम सांगवान ने। किसने मुंबई के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नाहवा सेवा अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? महाराष्ट्र को। हाल ही में शेरिंग टोबगे किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं भूटान के। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल गए और जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट आपको आज वार्षिक करंट अफेयर्स के अंदर मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास का आपको टेस्ट मिल ही रहा है। इसके बाद में जैसे कल संडे था, जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली तो वीकली टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट आपको जैसे मंथ कंप्लीट होगा मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो मंथली क्लास भी मिलेगी, मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके साथ में पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मंथली मिलेगी जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो ऐप में डाउनलोड करके। उसका प्रिंट भी निकाल लेना। 1 साल की वैलिडिटी है। वार्षिक करंट अफेयर से बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे करंट तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की लगातार टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है भारत और राजस्थान के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। और आज आपको इसमें आगामी टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो 100 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। जब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आगामी एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए यहाँ पर करंट आपको मिलता रहेगा। तो बढ़िया तरीके से आप ये ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो 12 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस है। किसके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? और वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर है। तो अब की बार इनकी बनाई गई है 161वीं जयंती। कौन सी बनाई गई? 161वीं जयंती बनाई गई है। देखो, हर वर्ष 12 जनवरी को देश के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। भारत में इस दिन को बनाने की शुरुआत साल 1985 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 1985 से इसको शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस की इस बार थीम क्या रही है? इट इज ऑल इन द माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सब कुछ आपके दिमाग में है। क्योंकि सब कुछ तो दिमाग में ही अपना जो है टैलेंट होता है, दिमाग पर ही अपना कार्य चलता है। इसी के जरिए जो अपनी बुद्धि है उसी के अनुसार अपने जो है जो अपने लक्ष्य तक है पहुंचते हैं। तो अब की बार इसकी बड़ी शानदार थीम रही है इट इज ऑल द इन द माइंड। और इसका हिंदी में अर्थ बनता है सब कुछ आपके दिमाग में है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में आकाश एनजी मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया है? डेली आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है इस तरह का बढ़िया तरीके से। और जैसे जनवरी मंथ कंप्लीट होगा ना, मैं आपको इसकी अलग से क्लास दे दूंगा, ठीक है?
ये जितने भी परीक्षण हो रहे हैं इसकी आपको पूरे फैक्ट के साथ मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगा इसका, जिसमें आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। तो डीआरडीओ ने किस राज्य के अंदर आकाश एनजी मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया? ये किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। ये तस्वीर में देखो, आकाश के अंदर एक देखो निशाना बनाया है डीआरडीओ ने इसका, आकाश के अंदर एक आकाश एनजी मिसाइल, और इसका परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। किस राज्य के अंदर? उड़ीसा राज्य के अंदर। देखो, डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा के तट पर नई पीढ़ी की आकाश यानी कि आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस उड़ान परीक्षण में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई वाहन को लक्षित किया गया। इसमें क्या है, इस उड़ान का मतलब यह है भी कम ऊंचाई पर, मतलब ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है, कम ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, और इसने एक मानव रहित हवाई वाहन को वहां पर लक्षित किया है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य यही है, और डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय और जापान, तो भारत और जापान तटरक्षकों ने चेन्नई के तट पर एक अभ्यास आयोजित किया है, जिसका नाम है सहयोग काइजिन। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? सहयोग काइजिन। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत और जापान तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन अभ्यास आयोजित किया गया है। देखो समुद्र के अंदर आप देख सकते हो, भारत और जापानी तटरक्षकों ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक संयुक्त सफल अभ्यास आयोजित किया। अब ये पहला पॉइंट तो ये याद रखना है भी दोनों के देशों के बीच में हुआ। अब इस अभ्यास के अंदर भारतीय तटरक्षक जहाज कौन सा है? शौर्य। अब भारतीय जहाज है इसके अंदर शौर्य, और जापान की तरफ से जहाज है कौन सा? वो है रक्षक जहाज यशीमा, इसके अंदर शामिल है। रक्षक जहाज है यशीमा, वो जापान की तरफ से शामिल है इसके अंदर, और भारतीय की तरफ से जो रक्षक जहाज है वो है शौर्य। ठीक है, तो ये जहाजों के नाम आपको याद रखने हैं, और देश याद रखना, चेन्नई के तट पर हुआ है सहयोग का आयोजन भारत और जापान के बीच। 2024 जाग्रेब ओपन एकल में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? 2024 जाग्रेब ओपन एकल का आयोजन किया गया, इसके अंदर अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? ये है तस्वीर में अमन सहरावत, और इन्होंने 57 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। देखो, ये है भारत के उभरते कुश्ती सितारे अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन 2024 के अंदर 57 किलोग्राम पुरुष एकल के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल के अंदर इन्होंने अपनी श्रेष्ठता के साथ चीन के जो वान हाउ को 10-0 से हराया है। ये फाइनल वाला भी याद रखना, कई बार थोड़ा सा अगर करंट में डीपली क्वेश्चन आएगा तो फाइनल वाला आपसे पूछ सकते हैं कि किस देश के जो वाहन को उन्होंने हराया, तो ये चीन के हैं, ध्यान रखना, जो वान हाउ, और इनको हराया फाइनल के अंदर, और इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ये पहले तो आप तस्वीर में देखो, ये एक पर्वतारोही है, कहाँ की है? ये उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की है सविता कंसवाल। ये तस्वीर में ऊपर देखो, ये है पर्वतारोही, और नीचे देखो ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया, और इनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला। और ये किन्होंने इनको सम्मानित किया? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने इनके पिताजी को ये पुरस्कार दिया है, तो इनको मरणोपरांत पुरस्कार मिल गया। और ये पुरस्कार मतलब प्राप्त किसने किया है? तो ये है सविता कंसवाल के पिताजी हैं। ये देखो तस्वीर में इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत सविता कंसवाल को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। उनके पिता राधेश्याम कंसवाल को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। सविता कंसवाल ने 16 दिनों की आश्चर्यजनक अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर है, और माउंट मंकालू जो 8485 मीटर दोनों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास रचा था। 16 दिनों के अंदर, देखो 16 दिन, मात्र 16 दिनों के अंदर इन्होंने जो दोनों को फतेह करने वाली इस दोनों चोटियों को पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर एक इतिहास रचा। इन्हीं की उपलब्धियों के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो वैसे तो आपको पहले पता है, पहले भी भारत 80वें स्थान पर था, लेकिन अब और भी ताजा रिपोर्ट आई, उसके अंदर भी भारत का 80वां स्थान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर है, भारत को कौन सा स्थान मिला? 80वां स्थान है मिला है। और मैंने बढ़िया तरीके से सूचकांक की, ताजा करंट अफेयर्स की सूचकांक की मतलब इंडेक्स इंडेक्स है, उसकी अलग से क्लास भी आपको मैंने दे रखी है। देखो पूरी डिटेल। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर और स्पेन 2024 की शुरुआत दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं और इन्हें 194 वैश्विक गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। देखो सबसे टॉप पर चल रहे हैं, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर और स्पेन। अब की बार 2024 की शुरुआत में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं ये। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर यह आधारित रिपोर्ट आई है। इसके अंदर 80वें स्थान पर है अपना देश भारत है, जिसमें नागरिकों को बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति ये भारत देश देता है। भारत अपनी वर्तमान रैंक उज्बेकिस्तान के साथ साझा करता है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 101वें स्थान पर है। पाकिस्तान का है 101वां स्थान है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी स्थिति में सुधार है किया है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो देश है जिन्होंने अब की बार इस स्थिति के अंदर सुधार भी किया है। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका किसने संभाली है? हाल ही में दक्षिण नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका संभाली है, ध्यान रखना किसने ये संभाली है? एडमिरल उप्पल कुंडू ने। ऑप्शन नंबर सी कौन है? एडमिरल उप्पल कुंडू। तो इन्होंने दक्षिणी नौसेना कमान के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका संभाली है। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है एडमिरल उप्पल कुंडू। देखो ये भारतीय नौसेना अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र हैं। रियर एडमिरल उप्पल कुंडू ने हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान है एसएनसी में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में इन्होंने पदभार है संभाला। और ये विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त रखते हैं। तो विशेष रूप से इनको जो अनुभव किस में है, तो इनको पनडुब्बी रोधी युद्ध के अंदर इनको जो है ये विशेषज्ञ यानी कि इनको अनुभव है, और अब इनको दक्षिण नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार है संभाला है। 50,000 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी में दक्षिण भारत में सबसे स्वच्छ होने का राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर को मिला? वैसे तो मैंने आपको शनिवार के दिन जो करंट की क्लास दी थी इसमें पूरी डिटेल करवा दी थी कि महाराष्ट्र को सबसे अच्छा जो है राज्य का स्वच्छ होने का जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और इंदौर शहर और सूरत शहर को संयुक्त रूप से उनको राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार मिला। अब बात आती है दक्षिण भारत की। तो 50,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या श्रेणी के अंदर है। अगर आपसे पूछे भी दक्षिण भारत के अंदर सबसे स्वच्छ होने का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो वो मिला है हैदराबाद शहर को। किसको मिला है? हैदराबाद शहर को मिला है। यह है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच स्वच्छता के लिए 9वां स्थान हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। तो हैदराबाद को कौन सा स्थान मिला? 9वां स्थान मिला है। और हैदराबाद अपनी ध्यान रखना दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ है उल्लेखनीय पुरस्कार मिला है। हाल में सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो अब की बार वैसे तो इनका अभी कार्यकाल पूरा होने वाला था अभी जनवरी के अंदर, लेकिन फिर भी सरकार ने इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल है बढ़ा दिया है। देखो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देव पात्रा के कार्यकाल को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की, यानी कि एक अतिरिक्त यानी कि 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। एसीसी सचिवालय की एक अधिसूचना के अनुसार पुनर्नियुक्ति 15 जनवरी 2024 से या अगले आदेश तक जो भी पहले आए वो प्रभावी। इनका कार्यकाल है ना वो 15 जनवरी 2024 तक यानी कि आज तक था, लेकिन अब आगे इनको 1 वर्ष के लिए फिर उनका कार्यकाल है बढ़ा दिया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक हैदराबाद का एक संस्थान है, उसको क्या है प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। बस इतना आपको याद रखना है कि हैदराबाद के अंदर एक स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, यानी कि NICMAR। ये इस संस्था है, इसको क्या है ग्रीन कैंप्स रेंटिंग कार्यक्रम के तहत
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने यानी कि IGBC ने इसके द्वारा इसको प्लेटिनम प्रमाणन से इनको सम्मानित किया गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि IGBC के द्वारा इनको हैदराबाद के अंदर ये संस्था है, इसको क्या प्लेटिनम प्रमाणन है दिया गया। हाल ही में कौन सा IIT श्रीलंका के कैंडी में एक नया परिसर खोलेगा? हाल ही में कौन सा IIT श्रीलंका देश के अंदर कैंडी में एक नया परिसर खोलेगा? वो है IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का एक नया कैंप से शुरू होगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए पेश बजट में भी शामिल है। अब की बार आपको पता है 1 फरवरी को बजट पेश होगा ना, उस बजट के अंदर भी ये बात शामिल है कि जो नया कैंप से ये शुरू होगा, ये बजट के अंदर भी ये पेश है शामिल किया गया। इस पहल का उद्देश्य है कि श्रीलंकाई छात्रों को स्थानीय स्तर पर किफायती मूल्य पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है प्रदान करने, यानी कि श्रीलंकाई छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान है की जा सके। हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी के नए सदस्य बन गए अब सील वर्धन सिंह हैं। देखो आपको पता है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, और इससे पहले सुमन शर्मा भी यूपीएससी के नई सदस्य बनी थी, ये तो है ही वर्तमान में भी। और अब यूपीएससी के और एक नए सदस्य बन गए, वो है सील वर्धन सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये सील वर्धन सिंह है, अब ये यूपीएससी के नए सदस्य बन गए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ये पूर्व महानिदेशक थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के पूर्व महानिदेशक है सील वर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नवंबर 2021 से दिसंबर 2023 तक CISF के महानिदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। जो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम है 10 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया जा सकता है। उनकी ये समय सीमा है। और अभी भी अब सदस्य और हो गए, लेकिन अभी भी इसके अंदर 3 सदस्य और पद इनके खाली हैं। अब देखते हैं आगे नए सदस्य और कौन बनेंगे। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, और जो मैं आपको यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं। और शाम को जो महत्वपूर्ण जो करंट का क्वेश्चन होता है वो भी मैं स्पेशल आपको टेलीग्राम पर उसकी पिक भी डाल देता हूँ। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, बढ़िया तरीके से। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, मात्र लगभग 17-18 मिनट की क्लास में आपको बढ़िया तरीके से करंट मिलता है, और आपको इसके अलावा कहीं और करंट पढ़ने की जरूरत है नहीं है, इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहाँ पर बढ़िया तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो वो आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। और आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और मंथली PDF मिलेगी जिसका आप प्रिंट निकाल के आप मंथली रिवाइज कर सकते हो। तो ये धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।